नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आगामी समय में मुख्य परीक्षा का आयोजन होना है, यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अनिवार्य और बेसिक चीज़ है मुख्य परीक्षा की तैयारी करना। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लाए हैं कि आपको जब पैटर्न हो चुका है कि 3 मार्कर में आपको 10 शब्दों में लिखना है एवं 5 मार्कर 11 मार्कर में किस प्रकार से आपको एक्यूरेट आंसर राइटिंग करनी है, उस हिसाब से इस वीडियो में हम आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा। सबसे प्रथम प्रश्न है भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र क्या है? तो भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर जिस स्थान पर भूकंपीय ऊर्जा को सर्वप्रथम दर्ज किया जाता है वह भूकंप केंद्र कहलाता है। यहाँ पर दिया भी गया है, मतलब भूकंप केंद्र से तात्पर्य है कि भूकंप जब प्रारंभ होता है, भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर जिस स्थान पर भूकंपीय ऊर्जा को सर्वप्रथम दर्ज किया जाता है या उसका उत्पत्ति क्षेत्र भी कह सकते हैं, तो वह भूकंप केंद्र कहलाता है। भूमिगत जल से बनने वाली स्थलाकृति कौन कौन सी हैं? तो अपरदनात्मक जो स्थलाकृति है वह घोलरंध्र, लेपिज, डोलाइन, योबाला एवं पॉलीजे। ये 5 न अपर्दानात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। और दूसरी जो निक्षेपणात्मक है उनमें है स्टेलेक्टाइट, स्टेलेमाइट, कंदरा स्तंभ और काष्ठ मैदान। जो है यह भूमिगत जल से बनने वाली विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ। इस प्रकार से इसका डिस्क्रिप्शन करके और दोनों प्रकार से आप इसको लिख। विषुवत रेखीय जलवायु। विषुवत रेखीय जलवायु से आप क्या समझते हैं? इसकी अवस्थिति है 0 से 10 उत्तरी दक्षिणी अक्षांश। तापमान है इसका 27 डिग्री सेल्सियस और वर्षा जो इसकी है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मिट्टी यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। सदाबहार वन के अंतर्गत महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना आदि के दृष्टांत देखने को मिलते हैं। तो जो विषुवत रेखीय जलवायु है उसकी अवस्थिति है 0 से 10 तक है और उत्तरी दक्षिणी अक्षांश है और तापमान इसका 27 डिग्री सेल्सियस है। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, मतलब पर्याप्त वर्षा से भी अधिक होती है। मिट्टी जो यहाँ पर मिट्टी देखी जाए तो लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। सदाबहार वन, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना इसके उदाहरण हैं। सियाचिन हिमनद से आप क्या समझते हैं? तो अवस्थिति जो है सियाचिन हिमनद की है। 3 मार्कर में भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं सर्वप्रथम उसकी अवस्थिति। तो जो सियाचिन हिमनद की अवस्थिति है वह हिमालय पर्वतमाला के काराकोरम श्रृंखला में है। यहाँ पर हम आपको जियोग्राफी संबंधित प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं। और लंबाई जो है इसकी 76 किलोमीटर। जो सियाचिन हिमनद है इसकी लंबाई 76 किलोमीटर है। अन्य नाम इसका तीसरा ध्रुव भारतीय भूरणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन हिमनद। तो सबसे पहला तो अवस्थिति है हिमालय पर्वतमाला के काराकोरम श्रृंखला और लंबाई है इसकी 76 किलोमीटर। अन्य नाम है तीसरा ध्रुव भारतीय भूरणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन हिमनद। इसके बाद बात करते हैं कैमूर पहाड़ियों की। तो विंध्यन पर्वत श्रेणी का भाग है कैमूर पहाड़ियाँ, सबसे पहला इसका डिस्क्रिप्शन बनता है। दूसरा इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की 483 किलोमीटर लंबाई, 82 किलोमीटर चौड़ाई। और तीसरा है इसके उत्तर में टोंस व दक्षिण में सोन नदी बहती है। तो विंध्यन पर्वत श्रेणी का भाग है कैमूर पहाड़ियाँ। विस्तार इसका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की 483 किलोमीटर लंबाई, 82 किलोमीटर चौड़ाई में है। और इसके उत्तर में टोंस व दक्षिण में सोन नदी बहती है। इसके बाद जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के 3 बड़े जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि 2021 में होनी तो थी लेकिन कोविड परिस्थितियों और उनके कारण नहीं हो पाई जो जनगणना, उसके जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम तो है बिहार, जहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर पर 1106 है। दूसरा है पश्चिम बंगाल, जहाँ पर 1028 है। तीसरे नंबर पर केरल, जहाँ पर 860 है। मध्य प्रदेश में 236 के आसपास है, 363 कुछ है। बिहार में लेकिन 1106, पश्चिम बंगाल में 1028 और केरल में जो है 860 जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य जो कि जनगणना की दृष्टि से हैं यहाँ पर है। मध्य प्रदेश से संबंधित भी यहाँ पर IMP प्रश्न मिलेंगे, जियोग्राफी से संबंधित भी मिलेंगे, साथ ही साथ पॉलिटी से संबंधित और MP विशेष से संबंधित भी आपको इस वीडियो में प्रश्न मिलेंगे। तो आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम
टेलीग्राम आदि के माध्यम से जुड़कर हमसे जुड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों के नाम लिखें। सबसे पहली तो है बैगा, जिसको मंडला और डिंडोरी की प्रमुख जनजाति है, पिछड़ी है, जनजातियों के अंतर्गत आती है। दूसरे नंबर पर है भारिया, जो कि पातालकोट, छिंदवाड़ा, बैतूल आदि में प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होती है। और तीसरे नंबर पर है सहरिया, जो कि ग्वालियर, भिंड आदि क्षेत्रों में देखी जाती है। तो हम आपको बता दें मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत सबसे पहले तो है बैगा, जो कि मंडला और डिंडोरी में पाई जाती है। दूसरी है भारिया, जो कि पातालकोट, छिंदवाड़ा और बैतूल में पाई जाती है। तीसरे नंबर की है सहरिया, जो कि ग्वालियर, भिंड आदि में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत केंद्रों के नाम बताइए। पहला है चांदनी ताप विद्युत गृह नेपानगर, दूसरा है सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी बैतूल, तीसरा विद्यांचल ताप विद्युत गृह बैडन। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत केंद्रों के नाम आपसे पूछे जाएं तो सबसे पहला तो है चांदनी ताप विद्युत गृह नेपानगर, दूसरा है सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी बैतूल, तीसरा है विंध्याचल ताप विद्युत गृह बैडन में आता है। चंबल नदी का उद्गम स्थल, तो आपको किस प्रकार से आंसर लिखना है, आपको देखना है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटे। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है जाना पाँव की पहाड़ी, महू इंदौर के निकट, विंध्याचल पर्वतमाला में चंबल नदी का उद्गम स्थल। एक बार पुनः बता देते हैं, जाना पाँव की पहाड़ी, महू इंदौर के निकट, विंध्याचल पर्वतमाला जो है चंबल नदी का उद्गम स्थल है। आपदा के समय आपात संचार के साधन कौन कौन से होते हैं? तो रेडियो संचार जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंगें जो विभिन्न आवृत्तियों पर कार्य करती हैं उन्हें रेडियो संचार कहते हैं। उपग्रह आधारित संचार जो है ट्रांसपोंडर द्वारा विभिन्न आवृत्तियों एवं बैंड में, और एमेच्योर रेडियो जो है भारत सरकार नियंत्रित होता है। तो इस प्रकार रेडियो संचार जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें जो विभिन्न आवृत्तियों पर कार्य करती हैं। दूसरा है उपग्रह आधारित संचार ट्रांसपोंडर द्वारा विभिन्न आवृत्तियों में बैंड। इसके बाद हम आपको बता दें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या कहलाता है। तो यह भी आपको नॉलेज होना चाहिए, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है। और जब आपसे मेंस में पूछा जा रहा है तो एक बड़ा लेवल है, उसमें आपके लिए इसकी तैयारी करना, साथ ही साथ आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए भी उपयोगी रहेगा। तो जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसका गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया है। और इसकी जो संरचना है, अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री है, सदस्य अधिकतम 8 हो सकते हैं। कार्य इसका आपदा प्रबंधन नीति निर्धारण और आपदा के समय समन्वय के द्वारा इसमें होता है। तो गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया है। संरचना इसकी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, सदस्य अधिकतम 8 पाए जाते हैं। कार्य इसका आपदा प्रबंधन नीति निर्धारण द्वारा होता है। आपदा के समय समन्वय इसके प्रमुख कार्य हैं। और स्वच्छ जल की गुणवत्ता, तो भौतिक पूर्णतया रंगहीन, गंधहीन, स्वादयुक्त एवं शीतल। रासायनिक जो इसमें जो बहुत स्वच्छ जल की जो गुणवत्ता होती है, रासायनिक के अंतर्गत देखा जाए तो घुलनशील होना चाहिए, O2 इसमें होनी चाहिए, और pH मान इसका अच्छा होना चाहिए, और खनिज लवण की स्वीकृति मात्रा होनी चाहिए। जैविक के अंतर्गत है जल जनित रोग कारकों से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। तो जो भौतिक है, जो स्वच्छ जल की गुणवत्ता के अंतर्गत जो प्रमुख दृष्टांत देखने में मिलता है, तो भौतिक गुण के अंतर्गत पूर्णतः तथा रंगहीन, गंधहीन, स्वादयुक्त एवं शीतल होना चाहिए। और दूसरा रासायनिक है तो इसके अंतर्गत घुलनशील, pH मान उसका होना चाहिए, और खनिज लवण की स्वीकृत मात्रा होनी चाहिए। और जैविक के अंतर्गत यदि देखा जाए तो जैविक के अंतर्गत जो दृष्टांत आता है, जल जनित रोग कारकों से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। बात करते सुदूर संवेदन की, तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्तु, स्थान, घटना के संपर्क में आए बिना ही संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली जाती है, उसे सुदूर संवेदन कहते हैं। सुदूर संवेदन की इससे सरल परिभाषा आपको नहीं मिलेगी। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्तु, स्थान, घटना के संपर्क में आए बिना ही संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली जाती है, उसे सुदूर संवेदन कहते हैं। अंकीय बिंब से आप क्या समझेंगे? तो अंकीय प्रतिबिंब वे होते हैं जो अलग अलग पिक्चर तत्वों के मेल से बनते हैं, इन्हें पिक्सल कहा जाता है। इमेज में हर पिक्सल का एक अंकीय मान होता है जो धरातल के द्विविमीय बिंब को दर्शाता है। तो अंकीय प्रतिबिंब वे होते हैं जो अलग अलग पिक्चर तत्वों के मेल से बनते हैं, इन्हें पिक्सल कहा जाता है। इमेज में हर पिक्सल का एक अंकीय मान होता है जो धरातल के द्विविमीय बिंब को दर्शाता है। इसके बाद हम आप बात करते हैं कि जो IRS
व इसेंट ग्रम के उपग्रहों में अंतर। तो जो एक साइड IRS और एक साइड इसेंट बता सकते हैं। तो जो IRS है वह सूर्य तुल्य कार्य कक्षा है और इसेंट जो है भूस्थितिक कक्षा में उपस्थित होता है। 700 से 90 किलोमीटर ऊंचाई में स्थापित किया जाता है IRS, और जो इसेंट होता है वह 36,000 किलोमीटर ऊंचाई से स्थापित किया जाता है। और जो IRS है इसमें प्रतिदिन 12 से 14 कक्षीय चक्कर लगते हैं, और जो इसेंट है इसमें 24 घंटे में जो है वह एक चक्कर लगाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, आपको 5 मार्क का प्रश्नों की ओर भी ले जाएंगे, 11 मार्क का प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए आप अनिवार्य है इस प्रकार से यह आपका पूरा ही वर्णन इसमें आपने रखा है, सभी सब विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहे, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स की परचेस कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।